तो अभी पिक्चर बॉक्स अपना पूरा नहीं हुआ था ना शायद, तो फिर से हम इंसर्ट में पिक्चर में चलते हैं और एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। हमारी इमेजेस जो है इसमें डी में डली हैं, तो डी में से एक इमेज ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लो ये वाली इमेज ले ली, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट। ठीक, ये मूव नहीं हो रहा है तो इसके लिए कल बताया था मैंने, लेआउट ऑप्शन से क्या कर देंगे इसको, स्क्वायर। ठीक है, इसको क्लोज करें और अब हम इसे मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं, हल्का सा। ठीक है, अब हमने इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था, कंप्रेस तक ना। अगला मिलता है चेंज पिक्चर। जैसे मान लो सबसे फर्स्ट में हमने कोई डिफरेंट इमेज ली है, बाद में अगर हमें वर्ड में इसी इमेज को चेंज करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप वापस से पिक्चर ऑप्शन में जाकर के दूसरी पिक्चर लेकर आ जाओ। दूसरा तरीका है, यहीं पर अगर इस इमेज को चेंज करना है तो चेंज पिक्चर में चले जाना। चेंज में जाओगे तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। उसका कहना है कि अब जो इमेज लानी है आपको, वो पर्टिकुलरली आपकी ड्राइव से लेकर आना है, तो उसके लिए फ्रॉम अ फाइल को आप क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि हमें पर्टिकुलरली वेब ब्राउज़र से सर्च करके लेकर आना है, तो वो आप ला सकते हो। कहीं अदर ड्राइव वगैरह पे डाला हुआ है, वहाँ से लाना है तो भी आप वहाँ से ला सकते हो। फिलहाल हमारा कहना है कि हम अभी अपने सिस्टम से ही लाना चाह रहे हैं, तो फ्रॉम अ फाइल को हमने क्लिक कर दिया। फिर से वही अपनी इमेज गैलरी विंडो ओपन हो गई। अब मान लो इसकी जगह पे मुझे दूसरी इमेज ये वाली लानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर देंगे आंसर। देखिए, पुरानी इमेज हमारी हट जाएगी और जो नई इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगला आपको मिलता है यहाँ पे रीसेट पिक्चर। रीसेट में हम क्या काम कर सकते हैं, पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई इस पर फॉर्मेटिंग की है, जैसे अभी ये जो इमेज है जैसी हमारी ड्राइव में थी सेम उसी लेआउट में आ रही है। मान लो मैं यहाँ से करेक्शन में जाकर के कोई करेक्शन कर देती हूँ। करेक्शन से मतलब मैंने इसको लाइट वेट मोड में डाल दिया, थोड़ा सा लाइट कर दिया। अब मुझे वापस से इसको रीसेट करना है क्योंकि मैं इसे फिर से डार्क मोड में लाना चाह रही हूँ। तो या तो करेक्शन में जाके डार्क मोड कर दो आप, या फिर एक तरीका हमारे पास ये है कि हम रीसेट पिक्चर में जाकर के इसे कर सकते हैं रीसेट, तो वापस अपनी इमेज उसी लेआउट में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मिलता है हमें पिक्चर को रीसाइज करना, यानी पिक्चर को हमें रीसेट करना है, तो यहाँ से रीसेट पिक्चर एंड साइज को क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगी, थोड़ा लार्ज साइज में आ जाएगी। ठीक है, और वापस से अगर आप उसे चाहते हैं कि फिर से नॉर्मल व्यू में रखना है, तो या तो फिर से रीसेट कर दो या फिर हम Ctrl+Z भी इसे कर सकते हैं, तो दोबारा से अपनी इमेज जो है नॉर्मल लेआउट में आ जाएगी। ठीक है, अगला मिलता है हमें यहाँ से पिक्चर की स्टाइल, यानी हम ये चाहते हैं कि जो इमेज हमने ली है उसके आउटसाइड कोई बॉर्डर हमें लेकर आना हो, या फिर मान लीजिए ये इमेज जो अभी आ रही है एकदम एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसी आ रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको कहीं हमें सर्कल में कन्वर्ट करना हो, या इसके कॉर्नरों को अगर हमें राउंड अप करना है, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर स्टाइल में चले जाइए। पिक्चर स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग स्टाइलें मिल रही हैं, जिस स्टाइल में आपको अपनी इमेज को रखना है वो आप यहाँ से सेट कर लो। जैसे मान लो हमें इस लेआउट में रखना है, तो वो लेआउट आपकी इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हैं हमें सर्कल में रखना है, तो सर्कल में आप इसे रख सकते हो, है ना। तो जैसे भी हम लेआउट इस पर सेट करना चाहें वैसा आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो हमने कोई भी एक लेआउट ले लिया, जैसे ये रेक्टेंगल वाला ही ले लिया, अब इसमें हमने बॉर्डर लेआउट में अपनी इमेज को सेट कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो हमने पिक्चर की स्टाइल ली है उसमें हमारी जो बॉर्डर का कलर है वो ग्रे मोड में आ रहा है, हमें इसका बॉर्डर का जो कलर वगैरह है वो चेंज करना है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पिक्चर लेआउट। ठीक है, इस पिक्चर लेआउट में आप जा सकते हैं और सॉरी गलत बोल दिया, लेआउट गलत बोल दिया, पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर में जाइए और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको जो भी कलर लेना है वो कलर आप यहीं से सीधे अप्लाई करो, आ रहा है। ठीक है, ये कलर हम डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आउटलाइन ही नहीं हटा करना है तो नो आउटलाइन कर दो, तो अब आप देखो कि आउटलाइन ही नहीं आ रही है पिक्चर में, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कलर मान लो हमने कर दिया है और उसको डार्क या लाइट रखना है, तो उसके लिए शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मोर आउटलाइन कलर में स्टैंडर्ड और कस्टम, डार्क और लाइट करना, तो यहाँ से भी आप इसे डार्क करना चाहे तो डार्क कर सकते हो, लाइट करना है तो लाइट। ओके को क्लिक कर दीजिए, वो मोड आपकी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमें जो है इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा चेंज करना है,
या तो लाइट वेट करनी है या बहुत ज़्यादा डार्क करनी है, तो आप उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? वेट। वेट में जाकर के आपको जितनी भी साइज इसकी लेनी है उतना आप लार्ज ले लो, कम करना है उतना कम कर दीजिए। जितना कम करेंगे उतना कम दिखाई देगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा दिखाई देगा। तो वैसा लेआउट हम ले सकते हैं यहाँ से। आप चाहते हो कि नहीं वेट तो हमें नहीं रखना है, हमें इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करनी है, जैसे डॉट वगैरह डैश वगैरह का लेआउट अगर हमें रखना है, तो फिलहाल ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, इस पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट जो हमने लेआउट ले रखा है वो जो स्टाइल है उस पर ऑलरेडी एक अलग ही बॉर्डर आ रही है, इसलिए यहाँ पे डैश मोड हमें दिखाई नहीं देगा। अदरवाइज अगर चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर पर इफेक्ट, यानी किसी भी इमेज पे अगर अलग अलग इफेक्ट डालना है तो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ से आप पिक्चर को सेलेक्ट करके पिक्चर इफेक्ट में जाना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सबसे पहले प्रीसेट, ठीक है। प्रीसेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है, अब देखो प्रीसेट में मैंने फर्स्ट लिया है तो आउटलाइन वाइट शेडेड में आ गई है। अगर हम नॉर्मल इफेक्ट करते हैं तो इस तरह का बोल्ड में आएगा ये शेडो। तो जो भी शेडो आप अपनी इमेज पे डालना चाहें इस तरह से करोगे तो एकदम लाइट वेट मोड में आएगी। तो जो भी हमें लेना है वो लेआउट हम यहाँ से इसका चूज कर सकते हैं। नहीं करना है तो नॉन प्रीसेट को आप चेक लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मिलता है शेडो। मान लो इमेज का शेडो वगैरह देना है, तो ये देखो यहाँ पे आउटर शेडो ये आ रहा है हल्का सा ब्लैक शेडेड, ठीक है ना। ये यहाँ पर इमेज पे तो हमें कम समझ में आएंगे, लेकिन जब हम एक कोई पैम्पलेट वगैरह कोई भी डिजाइनिंग बनाएंगे वहाँ पे इन ऑप्शनों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई डिजाइनिंग बनाते हैं, कोई टेक्स्ट रखते हैं या कोई शेप हमने बना करके रखा है, तो उसे हम थोड़ा सा शेडेड में सेट करना चाहते हैं कि एक शेडो बैक में भी दिखाई दे और वही शेप अपना फ्रंट में भी दिखाई दे, तो उस समय ये सभी ऑप्शंस हमारे लिए काम आएंगे, है ना। अभी तो फिलहाल हम इमेज पे इसको डाल के देख रहे हैं। तो उसका कहना है शेडो जो भी लेना है उसकी स्टाइल ले लो। तो जैसे हमने मान लो ये शेडो ले लिया है, तो आप देखो कि इसमें टॉप में हल्का सा शेडेड आ रहा है, लेकिन अभी ये जो शेडेड आ रहा है बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है वो ब्लैक मोड में आ रहा है। आपको इसका भी कलर वगैरह चेंज करना है तो आप पिक्चर इफेक्ट में जा सकते हैं, यहाँ से शेडो में जाए, और शेडो में आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है शेडो। हो सकता है शायद ये होम मेन्यू में आपको पढ़ाया गया हो, पढ़ाया होगा ना। हाँ, तो शेडो ऑप्शन में जाकर के यहाँ से हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी, साइज, एंगल ये हम सेट कर सकते हैं। पढ़ा होगा, ये रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद अगला मिलता है आपको इफेक्ट में इसी प्रकार रिफ्लेक्शन डालना। पिक्चर का कोई रिफ्लेक्शन डालना हो तो वो आप डाल सकते हो। जैसे मान लो हमने ये रिफ्लेक्शन ले लिया है, तो आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हम लेंगे वो दिखाई देगा डाउन में, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह हम डाल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि हमें डिफरेंट इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट में जाएं। ग्लो वगैरह डालना है तो इमेज पे आसपास आप ग्लो डाल सकते हो। ग्लो की साइज वगैरह बढ़ानी है तो साइज बढ़ा करके ये ग्लो डाल सकते हो पूरी इमेज पर। आप चाहते हैं सॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज में मतलब जैसे इमेज को एकदम कोई सर्कल फॉर्मेट में अगर हमने सेट किया है और उसमें अगर इसे ब्लर रखना है तो वो हम रख सकते हैं। जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि इस पर कोई ऐसा इफेक्ट आया नहीं है, लेकिन अगर हम इसी इमेज को चेंज कर दें, जैसे मान लो मैंने इसको इस सर्कल में ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में मैंने शेडेड में लिया तो आप देख रहे हैं हल्का सा आउटसाइड जो है ब्लरनेस टाइप में दिखाई दे रहा है। इस मोड को मुझे कम या ज़्यादा रखना है तो पिक्चर इफेक्ट में सॉफ्ट एज में जाइए, कितना कम करना है। आप देखेंगे जैसा ले रहे हैं वैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये हम यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस तरह का लेआउट उस पर अप्लाई होना चाहिए तभी ये ऑप्शन एक्टिव होंगे। इसके बाद मिलता है आपको विवेल। विवेल में ये इस तरह का बोल्डनेस इफेक्ट आता है जो इमेज पे या कोई शेप आप बना रहे हो उस पर डाल सकते हो, जिससे बॉर्डरों पे इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह मिलता है 3D रोटेशन। इसको बहुत ज़्यादा रोटेट करना हो कि ऐसे रखना है, इस तरह से डाल के रखना है, इस तरह से डालना है, तो ये सारे इफेक्ट आपको दिए गए हैं कि आप अपनी इमेज को जैसा चाहें वैसा यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है आपको पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का मतलब ये है, जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा कि कुछ कंटेंट का जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ज़्यादातर तो हम उन लाइनिंगों के आगे बुलेट का यूज़ करते हैं या फिर नंबर डाल देते हैं, या अदर कोई सिंबल लगाना चाहे तो वो हम लगा लेते हैं। लेकिन कुछ जगह पे हम ऐसा भी चाहते हैं कि कोई एक इमेज आ जाए, मतलब बुलेट की जगह पे उस इमेज का लोगो आ जाए और उस इमेज का लोगो आए और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आए, फिर हम उसमें कोई डेटा लिखें।
तो वो फॉर्मेट अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर लेआउट में जा सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे पिक्चर के साथ साथ अलग अलग लेआउट दिखाई दे रहे हैं कि भाई पिक्चर अगर इस लेआउट में रखनी है तो आपकी पिक्चर तो यहाँ आएगी और इसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। इसी तरह ये इतने सारे इफेक्ट आ रहे हैं, आपको जैसा पसंद हो। देखो जो मैं बुलेट टाइप में बता रही थी, तो ये सर्कल, ये टेक्स्ट, ऐसे अगर रखना चाह रहे हो कि हर जगह एकेडमी का थोड़ा सा लोगो आ जाए और फिर हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें, तो ये अलग अलग लेआउट आप डाल सकते हो। ये लेआउट अप्लाई हो जाएगा। प्लस अब अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो ये जो टेक्स्ट लिखा है इस पर आप क्लिक कर दो, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं एक लोगो के रूप में भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कुछ चेंजेस वगैरह करना है कि हमें इसको चेंज करना है, तो ये टूल बार हम आगे पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी भले ही इसे यहाँ से होल्डर पे डाल देना, या करना चाहो तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कलर वगैरह चेंज करना है तो ये कलर आप चेंज कर सकते हो यहीं से, डिफरेंट कलर में रखना चाह रहे हो तो, है ना। स्टाइल बोल्ड वगैरह करनी है तो स्मार्ट आर्ट वगैरह में ये ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पर बोल्ड वगैरह इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं ये अप्लाई करना है तो कंट्रोल Z करते जाओ, वापस अपनी इमेज उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे एक होता है पोजीशन। पोजीशन के लिए हम थोड़ा सा इमेज को यहाँ सेट कर लें। अब हमें मान लो इसकी पोजीशन को सेट करना है। पोजीशन मतलब यानी आप पूरे पेज में इमेज को रखना कहाँ चाह रहे हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप या बॉटम में रखना है। तो आप ये एक तरीका ये है कि इमेज को स्क्वायर मोड में डाल करके जहां पर भी ले जाना चाहो स्टेप बाय स्टेप ले जा सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू काम करना है तो आप इसके लिए पोजीशन में जाना, और ये अलग अलग पोजीशन मिल रही है। लेफ्ट में ले जाना हो, राइट में ले जाना हो, मिड में ले जाना हो, बॉटम में ले जाओगे तो ये यहाँ से बॉटम में मिलेगी, है ना। तो पोजीशन आप जहाँ पर भी इसकी सेट करना चाहो ये प्रॉपर वहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिलता है हमें रैप टेक्स्ट, जो कहीं ना कहीं इमेज और टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। कई बार जब हम टेक्स्ट लिखा है हमने फाइल में और उसी में हम इमेज सेट कर रहे हैं, तो कई बार हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाता है, कई बार टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, कई बार इमेज और टेक्स्ट के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसे सही इक्वल में हम कैसे सेट करें, किस तरह से डेटा को सेट करें इमेज के साथ, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है यहाँ से रैप टेक्स्ट का। फिलहाल अभी इसमें डेटा नहीं है तो हम यहाँ पर डेटा लेकर आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चला दिया इक्वल रेन कमांड और बाय डिफॉल्ट हम एक डेटा लेकर आ गए। आ गया हमारा डेटा, डेटा भी है प्लस हमारी इमेज भी है। ठीक है, अब जैसे अभी तो मैंने ये पोजीशन इस पर अप्लाई करके रखा है, तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इमेज को मूव अप मूव डाउन कर रही हूँ मेरा डेटा ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है, ऑटोमेटिक सेट हो रहा है। जिधर डायरेक्शन में ले जा रही हूँ वो खुद उसे सेट करता जा रहा है, क्योंकि हमने पोजीशन वैसी इसकी सेट कर रखी है। ठीक है, अदरवाइज आपने कुछ जगह पे ये देखा होगा कि टेक्स्ट आता है लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज या कोई लोगो आता है, जैसा कि आपके नोट्स में भी दिया गया है। आपके नोट्स में डेटा लिखा गया और उसके पीछे एकेडमी का लोगो है वो आ रहा है, लाइक लाइट वेट मोड में। हालांकि उस तरह का डेटा अगर आप चाहते हैं कि भाई इमेज बैकग्राउंड में आए प्लस उस पर डेटा भी आए, तो वो यूज़ किया जाता है वाटरमार्क के रूप में इमेज को। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मली चाहें कि भाई हमें अपनी इमेज को बैकग्राउंड में थोड़ा सा सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, या तो आप ये जो लेआउट ऑप्शंस आता है इस इमेज के साथ इसी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेट में जाओ और रैप टेक्स्ट में जाओ। ठीक है, इसमें आप जैसे टेक्स्ट के पीछे इमेज को करना चाह रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट। आ गया पूरा टेक्स्ट पूरा ऊपर आ रहा है, इमेज बैक में चली गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि अब हमें इसका अपोजिट करना है, इमेज टॉप में करनी है और डेटा बैक में करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इन फ्रंट। इन फ्रंट करोगे तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट में आ रही है और हमारा जो टेक्स्ट है वो बैक में जा रहा है, प्लस जितने जितने हिस्से पर पेज पर जो इमेज आ रही है वो डेटा हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड मोड में है। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि भाई डेटा हमारा प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, इमेज भी सही सीक्वेंस में सेट हो और डेटा भी हमारा सही सीक्वेंस में सेट हो, तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट में डेटा यूज कर सकते हैं टॉप एंड बॉटम वाला। जैसे ही हम इसे टॉप एंड बॉटम करेंगे और अब इसे सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अपना जो इमेज है
उस वो इमेज खुद ब खुद सेट भी होगी प्रॉपर, प्लस उस डेटा को भी बाई डिफॉल्ट स्पेस देगी सही डायरेक्शन में सेट होने के लिए। तो टॉप में भी डेटा चला गया, बॉटम में भी डेटा आ गया, और सेंटर में क्या आ गई अपनी इमेज आ गई। ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसको थ्रो में कर दें, तो थ्रो में भी यही होता है, लेकिन टॉप बॉटम में क्या करता है कि टॉप और बॉटम तरफ ही डेटा आता है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में नहीं आता है। जबकि इसमें क्या होगा, ये आउटसाइड के स्पेस को भी कवर करेगा, लेफ्ट और राइट में भी आपको क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जस्ट इसी क्या होता है अगला, टाइट। टाइट मोड बस क्या करता है, हल्के फुल्के स्पेस को कम कर देता है। जैसे थ्रो में क्या होगा कि वो थोड़ा सा स्पेस हल्का सा ज्यादा देगा, और टाइप में ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा उसको टाइट कर देगा, कम कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं स्पेस को इमेज के थोड़ा पास में डेटा लेकर के आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर मोड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किसी भी इमेज को मूव करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। और इन लाइन में क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि हम बस डेटा टाइप करते जाएं और उसी के साथ हमारी इमेज बढ़ती चली जाए। तो आप देख रहे हैं डेटा लिख रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इमेज भी चलती जा रही है इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के साथ ही इमेज का चलना। इसके अलावा आता है अपना फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ से आप देख रहे हैं एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एडिट रैप पॉइंट। इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसे बेसिकली आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम अपने घर के आसपास बाउंड्री करते हैं, अपने मकान बनाया और अपना जितना जितना स्पेस होता है, जितनी जगह हमारी होती है, हम क्या करते हैं उसको बाउंड्री कर लेते हैं। ठीक है। और सामने एक मेन गेट डिफाइन कर देते हैं, यानी इतना एरिया हमारा है और इसमें कोई भी बिना परमिशन ऐसे नहीं आ सकता। ऐसे खाली प्लॉट पड़ा रहेगा तो कोई भी रास्ता बना लेगा, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब आपने मकान खड़ा कर दिया, आसपास पूरी बाउंड्री बना दी, तो फिर कोई भी बिना परमिशन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। उसी प्रकार हमने इमेज तो इसमें ले रखी है, लेकिन अभी इस इमेज को हम कहीं पर भी ले जा रहे हैं तो ये वहां जा भी रही है, प्लस उसके अनुसार डेटा इसके आसपास भी आ रहा है। अब हम ये चाहें कि इमेज का कहना है कि भाई आप मेरा एक एरिया सेट कर दीजिए, मेरा दायरा सेट कर दीजिए कि मुझे इतने इतने दायरे में रहना है, इसमें कोई भी डेटा बीच में नहीं आना चाहिए। यूजर अगर चाहे भी तो भी वो डेटा नहीं लिख पाए, क्योंकि अभी तक मैंने रैप टेक्स्ट में आपको जो लेआउट बताए हैं उनमें किसी में तो डेटा थोड़ा सा डिस्टेंस से आता है, किसी किसी में थोड़ा पास में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा अपने आधार पे ही सेट हो रहा है। तो इमेज का कहना है कि आप एरिया बता दो कि इतने एरिया में ही मुझे रहना है और डेटा इतने एरिया में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सिलेक्ट करो और रैप टेक्स्ट में जाओ, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं एडिट रैप पॉइंट को। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी इमेज के आसपास ऐसे छोटे छोटे ब्लैक पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। इन पॉइंट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप इनका एरिया बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि जहां जहां एरिया जाता जा रहा है वहां से डेटा खुद ब खुद हट रहा है। हटा। यहाँ से भी अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देती हूँ तो इतने एरिया में आप चाह करके भी डेटा नहीं रख पाओगे, ऑटोमेटिक देखो वो डेटा को परमिशन ही नहीं दे रहा। तो इस तरह अगर हमें किसी इमेज का एरिया भी प्रॉपर सेट करना है और उसको बताना है कि इतने एरिया में कोई डेटा नहीं आए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज हम इसे फिर से कंट्रोल Z कर देंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जो पोजीशन हमने अप्लाई की है उसके अनुसार ही पेज पर हमारी इमेज सेट रहे, तो इसे क्या कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर जैसे ही हम कोई पोजीशन सेट करेंगे तो ये प्रॉपर उसके अनुसार यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमें और भी कोई डिफरेंट इसमें सेट करना है, तो उसके लिए आप मोर लेआउट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। मोर लेआउट का यूज करोगे तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, प्लस पोजीशन में भी अपने को वही पोजीशन मिलेगी जो अपन यहाँ से अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। और साइज वगैरह में भी अगर हम देखें तो वही हाइट विथ जो आप माउस से यहाँ से कम ज्यादा करते हो वही यहीं से कर सकते हैं। और जो हम जो है रोटेट करते हैं विवेल के द्वारा और 3D रोटेशन के द्वारा, तो वही आप देखेंगे यहाँ पे रोटेशन पॉइंट भी दिया गया है। आ रही बात समझ में, यानी जो ऑप्शन अपने को अलग अलग बाहर दिए गए हैं वही उन्होंने एक डायलॉग बॉक्स के द्वारा तीनों ऑप्शनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। तो ये वही है, इनको एक बार आप करके देखिएगा, इनमें कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। पूरे वही ऑप्शन है,
सिर्फ अप्लाई करके देख सकते हो। हो गया है क्या? हो गया क्या? मतलब पहले ही कर लिया? नहीं किया है ना, तो ये करके देखना है। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। यानी जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो जो हमारी डिज़ाइनिंग होती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट होती है, अलग अलग शेप के द्वारा तैयार होती है। उसमें से जब हम किसी शेप को बैक में ले जाना चाहें, किसी को फ्रंट में लाना चाहें, तो उसके लिए सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? अब इसके लिए हमें शेप लेना पड़ेगा, तो हम शेप लेकर आते हैं। पहले इसको थोड़ा सा टॉप में करें। शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है? इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है। कोई भी एक शेप ले लो। तो फिलहाल एक तो मैंने जैसे सर्कल ले लिया है ना, और एक और ले लेते हैं, तो एक और मैंने रेक्टेंगल ले लिया। दोनों को यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। अब इसका मैं कोई कलर कर देती हूँ, रेक्टेंगल का चेंज कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मिल रहा है शेप फिल ऑप्शन, इसमें जाकर के कोई दूसरा कलर कर दो। क्लियर? अब अभी दो मेरे जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से सेट है, जिसमें सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में आ रहा है और जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो बैक में जा रहा है। अब मान लो मुझे इसको जो है बैक में लेकर के जाना, फर्स्ट वाले सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगल को, तो आप उसे सिलेक्ट करें और यहाँ से सेंड बैकवर्ड में जाकर के क्या कर सकते हो, उसे सेंड टू बैक, पहुंच गया खुद ब खुद बैक में, ठीक है। और अब अगर इसी को वापस से फ्रंट में लाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट। इसका दूसरा तरीका भी होता है। अगर इसे मान लो फिर से बैक में ले जाना है तो आप सर्कल को सिलेक्ट करो, इसको कंट्रोल एक्स करो यानी कट करो, और कंट्रोल वी से क्या कर दो? पेस्ट कर दो, फिर सेट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो प्रॉपर हमें सेट करना पड़ेगा। और दो बार हमें की प्रेस करनी पड़ती है, एक बार कट करना पड़ रहा है और एक बार पेस्ट करना पड़ रहा है, जबकि कैसा नहीं कर सकते हो ना, बिल्कुल ये रख सकते हो ऐसे। इसको हाँ ला सकते हो ना, लेकिन टाइम लगेगा ना, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टी तो बैक में जाएगी, प्रॉपर्टी बैक में जाएगी ना उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फ्रंट लेआउट में है और ये उसके बैक में जा रहा है, तो जितने हिस्से पर ये आएगा उतना उतना हिस्सा हमारे एक ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा, तो उसे प्रॉपर अगर आपको शो करना है तो। अब ये आपकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाह रहे हो, उसके आधार पे आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमें मिलता है फॉर्मेट में। फिर से अपनी इमेज में चलो और फिर से इमेज को सेलेक्ट करके फिर फॉर्मेट में जाओ। अब आपको मिलता है यहाँ से एक सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज़ किया जाता है कि अगर आपने पेज में डेटा के साथ साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पेज में हमारा डेटा ही शो हो, वो अन्य ऑब्जेक्ट शो नहीं हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हाइड या शो करने के लिए सिलेक्शन पेन का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने सिलेक्शन पेन को क्लिक किया, अब अभी आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों ऑब्जेक्ट बता रहा है कि एक तो अपन ने ओवल बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है और एक पिक्चर है। अब इसमें से किसी एक को हाइड करना है तो ये जो आइस वाले आइकॉन आ रहे हैं इन पर क्लिक कर देना। अभी मैंने क्लिक किया है ओवल और रेक्टेंगल पे, आप देखो ये राउंडेड रेक्टेंगल भी अपना शो नहीं होगा, ये दोनों हाइड हो चुके हैं, सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? पिक्चर। अब पिक्चर भी मुझे हाइड करना है तो इस पर फिर मैंने चेक लगा दिया। अब है वो मेरी फाइल में, लेकिन होते हुए भी क्या है? नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है। और आप अगर चाहते हो कि नहीं हमें ऑब्जेक्ट को शो करना है तो फिर से चेक लगा देना, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। सिलेक्शन पेन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर से फॉर्मेट में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन से मिलता है अलाइन ऑब्जेक्ट, जो आप होम मेन्यू से पर्टिकुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, अलाइन करना, तो ये अलाइन आपको करके देखना है इसके अलावा मिलता है आपको ग्रुप करना। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रुप ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये एक इमेज है, अब मैं इसी को फिर कंट्रोल डी कर देती हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट बनाने के लिए, है ना, तो ये अपन ने मूव किया इसको। अब आप देख रहे हैं दो इमेज है, लेकिन अगर मैं किसी एक को मूव कर रही हूँ तो कोई एक ही मूव हो रही है, दूसरी इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर अब हम इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप देखिए कि दोनों को हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी मेरी कौन सी इमेज सिलेक्ट है? सेकंड वाली। अब अगर मैं फर्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं सेकंड वाली से सिलेक्शन हट रहा है, जबकि हमें तो दोनों को सिलेक्ट करना है। तो वर्ड के अंतर्गत जब हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखना है। जैसे पहले तो फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया,
दूसरी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखना और दूसरी इमेज पे क्लिक कर देना। आप देख रहे हैं क्या सिलेक्शन हटा, क्या नहीं हटा, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब दोनों को ग्रुप करना है तो कहाँ जाएंगे, ग्रुप में, और इसको क्या कर देंगे, ग्रुप। अब आप देखेंगे दोनों ग्रुप हो गए। अब आप इनकी साइज को भी अगर छोटा करोगे तो दोनों की ही साइज छोटी होगी, बड़ा करोगे तो दोनों की साइज बड़ी होगी, प्लस मूव भी करोगे तो मूव भी दोनों होगी, है ना। अगर इनको वापस से अनग्रुप करना है तो फिर से ग्रुप ऑप्शन में ही जाना और इसको क्या कर सकते हैं, अनग्रुप। ठीक है, फिर से दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अब देखो यही मूव हो रही है, वो फर्स्ट वाली पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अगला मिलता है आपको यहाँ से रोटेट। इमेज को अगर रोटेट करना है 90 डिग्री में करना है, राइट में तो 90 डिग्री में कर सकते हो, 90 डिग्री में लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आ जाएगी, वर्टिकल में लाना है तो ये पलट जाएगी पूरी इमेज, हॉरिजेंटल में लाना है तो ऐसे ला सकते हो, और मोर रोटेशन में कर सकते हो तो इसमें भी जाकर के रोटेशन पॉइंट अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं अभी 90 डिग्री में कर रही हूँ तो प्रॉपर फिक्स 90 में ही जा रहा है ये राइट लेफ्ट में। इसको कम ज़्यादा करना है तो आप मोर रोटेशन ऑप्शन में जाना और यहाँ से ये रोटेट पॉइंट, इसमें मान लो अपने को इसको रखना है मिनिमम 30 एंगल में रोटेट करना है तो ये 30, ओके को क्लिक कर देना, उतने एंगल में ही रोटेट होगी। यानी जब कम ज़्यादा पॉइंट में रोटेट करना है तो आप मोर रोटेशन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, और फिक्स एक ही एंगल में रोटेट करना है तो जो निर्धारित है उनका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल Z करना, फिर से उसी फॉर्म में आ जाओगे। ठीक है इसके बाद मिलता है आपको क्रॉप, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वर्ड का। किसी भी इमेज को क्रॉप करना है मतलब काटना है, उसका एक्स्ट्रा हिस्सा अगर हमें हटाना है तो उसके लिए आप क्रॉप का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से अभी क्रॉप पे क्लिक किया और फर्स्ट ऑप्शन मिला क्रॉप, इसको मैंने क्रॉप किया तो आप देख रहे हैं कि इस पे कॉर्नर एक्टिव हो गया। अब आपको कितना कितना एरिया रखना है उस उतना इन ऑप्शन पर कर्सर रख करके इन पॉइंट पर उतना हिस्सा इसका सेट कर लो। जैसे मान लो अपने को इतना इतना रखना है तो ये सेट कर लिया मैंने। अब इससे बाहर आने के लिए एक बार बस पेज पे क्लिक कर देना, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इमेज कट गई है ना। तो जब कुछ भाग इमेज का हमें थोड़ा बहुत काटना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रॉप का ही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना है, मतलब कोई डिफरेंट शेप है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, उसमें अगर इसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और क्रॉप में जाकर के क्रॉप टू शेप में चले जाओ। जैसे शेप में क्रॉप करना है वो शेप ले लो, ये उस शेप में आ जाएगी। डायमंड में लिया तो डायमंड में चली गई, डिफरेंट में लेना चाहो तो डिफरेंट में ले लो, ये देखो। ठीक है, इसके अलावा बाद में अगर इसके क्रॉप हिस्से को बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए एक इसमें ऑप्शन होता है एस्पेक्ट रेटियो, इसमें कितना बढ़ाना है उतना आप ले लो इसको। जैसे पोर्ट्रेट में अपने को बढ़ाना है 3:5 तो ये हमने लिया, देखो पूरी इमेज फिर से शो हो रही है। अब इसका अगर हिस्सा आपको बढ़ाना है तो इन पॉइंट पर फिर से कर्सर रख करके इसका दायरा बढ़ा दो, जैसे इतना रखना है, फिर बाहर क्लिक करो तो आप देखेंगे कि उतना हिस्सा आएगा जितना हम बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी तरह फिर से अगर हम इसे सेलेक्ट करें, फिर से क्रॉप में जाए तो फिल में भी सेम यही ऑप्शन होता है। फिल को भी अगर आप क्लिक करोगे ना तो देखो फिल में भी वही इमेज आएगी। उसका कहना है कि पूरा फिल करना है क्या, तो इस हिस्से को इस तरह से बढ़ा लो, उतना फिल पार्ट आ जाएगा। फिट करना चाह रहे हो किसी चीज़ में तो इसके लिए आप इसको फिट को क्लिक कर सकते हो कि भाई फिट बता दें आप इसे फिट कितना रखना चाह रहे हो, तो उतना हिस्सा आप बढ़ा दीजिए। तो इसमें ये पर्टिकुलरली इमेज को जितना जितना रखना है जिस डायरेक्शन में उतना आप इसको उठा के रख सकते हो ये, और बाद में आप चाहते हैं तो एक बार बाहर क्लिक कर देना। ठीक है, तो पूरा उसके अनुसार ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज किसी इमेज की हाइट विड्थ बढ़ाना है तो ये आप सभी जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है हाइट विड्थ का, यहाँ से सीधे सीधे बढ़ा लो, ये बढ़ रहा है। ठीक है, या दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि इमेज पे क्लिक करो, कॉर्नर पे कर्सर करो और मूव करो। खींचना नहीं बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में आ जाता है, अप्लाई करना बोलते हैं, मूव करना बोलते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा है, पर वो ये हो जाता है कभी कभी कि जिस तरह से जिस चीज़ को याद की जाती है ना वो हमेशा वैसे ही याद रहती है, और अनायास कभी हम नहीं चाहते हैं बोलना लेकिन फिर भी जो माइंड में याद है उसी डायरेक्शन से बोलेंगे ठीक, तो ये इमेज की पूरी टूल बार है जिससे आप अपनी इमेज को जैसा चाहो वैसा सेट कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है
कि भाई इसमें आपको ऑनलाइन पिक्चर का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी ऐसे अगर हमें कोई पिक्चर को डाउनलोड करना होता है कैसे करते हैं, आप कहाँ जाते हो? क्रोम क्या है, कैसा एप्लीकेशन? हाँ, क्या है? वेब ब्राउज़र है, जिसका यूज़ हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए या किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्रोम का ही करें, कई सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन फ़िलहाल जो लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है वो अपना क्रोम है, ठीक है। तो वर्ड का ये कहना है कि भाई आपको अगर किसी इमेज को डाउनलोड करना है, लेकर आना है, तो आपको उसके लिए वेब ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पर वर्ड का ये कहना है कि अब आपको वेब ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप मेरे अंतर्गत काम कर रहे हो तो यहीं पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वेब ब्राउज़र की, वहीं से आप सीधे सीधे उसे सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपके सिस्टम पे नेट चलना चाहिए और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर को। आप देखेंगे सर्च का आइकॉन आ रहा है यहाँ पे। अब आपको जो भी इमेज सर्च करनी है वो आप यहाँ पे डाल दो। जैसे मान लो हमें स्वामी विवेकानंद जी की इमेज लेनी है ना, और अब हमने इसको एंटर किया। जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है सर्च होकर के। अब इसमें से जो भी इमेज अपने को अपनी फाइल में रखना है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, चेक लगेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं राइट हैंड तरफ, इंसर्ट और कैंसिल, तो यहाँ से इंसर्ट कर देना। थोड़ा टाइमिंग का डाउनलोडिंग प्रोसेस होगा, सेम वो पिक्चर आपकी डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगी। तो वर्ड का ये कहना है कि आपको वेब ब्राउज़र पे अलग से इससे बाहर जाकर के सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका कहना यहाँ पर ये भी है कि जिस प्रकार आप अपने सिस्टम से कोई इमेज लेकर के आ रहे हो और उसकी कोई फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, उसी प्रकार जो आप इंटरनेट से लेकर के आए हो इसकी भी अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो सेम वही टूल बार एक्टिव होगी इसमें, ठीक है। तो इससे भी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी है या और आगे बढ़े? बस, चलिए कल से स्टार्ट करेंगे फिर डिज़ाइनिंग पैरामीटर, है ना। तो आज फिलहाल आप लोगों को इतना कंप्लीट करना है, अपना पिक्चर टूल बार पूरी करके देखनी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टाइमिंग जो बचे उसमें हिंदी टाइपिंग करना है, या फिर अभी तो शायद इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी कि है। हाँ, तो इंग्लिश पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, है ना। सबसे पहले बिगिनर को करें और बिगिनर करने के बाद उसके बाद एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट, इन पर प्रैक्टिस करें। और कम से कम उसमें एक एक स्टेप को मिनिमम हमें 7 से 8 बार तो लेना ही लेना है, चाहे भले हमारी स्पीड कैसी भी आ रही है। और हर बार अपनी स्पीड को जरूर देखते हुए चलें कि कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है ना, तो बढ़ जाएगी।